आज जो चर्चा का विषय है एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होती है और यह क्रांति कैसी क्रांति थी? यह सिर्फ फ्रांस की क्रांति नहीं थी, अपितु यूरोप की क्रांति थी। यूरोप की ही क्रांति नहीं थी, अपितु विश्व क्रांति थी। और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को हम वैश्विक क्रांति का नाम दिया जाता है। और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एक वैश्विक क्रांति थी। क्रांति का मतलब होता है किसी भी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन। यानी आप कह सकते हैं क्रांति का शाब्दिक अर्थ है किसी भी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई। यह क्रांति न सिर्फ फ्रांस की क्रांति थी, अपितु यूरोप की क्रांति थी। अपितु यूरोप की क्रांति नहीं थी, अपितु विश्व क्रांति थी। यानी आप इस नजरिए से देख सकते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एक वैश्विक क्रांति। कैसी क्रांति? वैश्विक क्रांति। अब हम जब 1789 की वैश्विक क्रांति, आज हम लोग 1789 की वैश्विक क्रांति के मूलभूत तथ्यों और मूलभूत विशेषताओं पर हम लोग चलते हैं। 1789 की मूलभूत विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। अब प्रश्न उठता है 1789 की जो मूलभूत क्रांति के विषय में हम उसके विभिन्न कारणों और उनको जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि यह टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। आज हम लोग 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पहले चरण के तहत उसके कारकों पर विचार करेंगे। किन परिस्थितियों में और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, आज हम लोग उन कारणों के बारे में कारणों के बारे में हम उसके बारे में जांच पड़ताल किया जाएगा। आज हम सबसे पहले जाने 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जो 14 जुलाई 1789 को घटित हुई, और इसके पीछे कारण क्या थे। देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, यदि हम कारणों का अध्ययन करें तो हम क्रांति के पूर्व की स्थिति को जानना होगा। यानी क्रांति के पूर्व वहाँ की सामाजिक दशा कैसी थी, आर्थिक दशा कैसी थी, चर्च क्या महत्व क्या था, शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, प्रजा के प्रति असंतोष कैसा था। और इसके साथ साथ 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पीछे और भी कौन से कारक उत्तरदायी थे। इन्हीं परिस्थितियों में 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति होती है, हम उनके आज कारक के रूप में देखेंगे। फिर अगले चरण में वहाँ के 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एक दार्शनिक और बौद्धिक क्रांति थी, यानी दार्शनिकों का पहल क्या था, और 1789 की क्रांति का परिणाम क्या था। उसके बाद 1789 से 1799 तक फ्रांस में कैसी राजनीतिक उथल पुथल रही और इसका दुनिया के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। हम स्टेप बाय स्टेप 3 चरणों में इसको पढ़ेंगे, तब बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आज हम सबसे पहले करने जा रहे हैं 1789 की फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस की सामाजिक दशा पर। यानी किसी भी राष्ट्र में जो क्रांति होती है, वहाँ पर सबसे पहले वहाँ का समाज कैसा था। फ्रांस का समाज सामाजिक विषमताओं पर आधारित था। किस पर आधारित था? सामाजिक। और फ्रांस के समाज में कुल 3 वर्ग थे। एक कुलीन वर्ग था, दूसरा मध्य वर्ग था, तीसरा सर्वहारा वर्ग था। कुलीन वर्ग का आशय होता है जिन्हें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार मिले होते हैं। इसके अंतर्गत नौकरशाह, पादरी वर्ग आता था, और इसके साथ साथ सैन्यकर्मी, पुलिस से लेकर के जो सामंत होते थे, यह आते थे। यानी कुलीन वर्ग की आबादी महज 10% थी। वह फ्रांस के 90% प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा किया था। यानी आप कह सकते हैं
यानी फ्रांस में 90% वह संसाधनों पर वो कब्जा किए हुए थे। यानी दूसरा कारण के रूप में देख सकते हैं फ्रांस, दूसरा कारण के रूप में देख सकते हैं वह फ्रांस में सामाजिक विषमता के रूप में। और दूसरा वर्ग था मध्यम वर्ग था। मध्यम वर्ग कौन था? मध्यम वर्ग का आशय है ऐसे वर्ग से जो अपनी जीविका को चला सकता है लेकिन उसके पास कुछ अतिरेक नहीं होता, कुछ अत्यधिक नहीं होता, यानी या वह आत्मनिर्भर कर सकते हैं लेकिन आवश्यकता ज्यादा रहता है, वह मध्यम वर्ग था। और जो तीसरा जो वर्ग था वह सर्वहारा वर्ग था। सर्वहारा वर्ग का मतलब होता है दास वर्ग, निर्धन वर्ग और जिसके अंतर्गत श्रमिक और किसान आते थे जो जीविका के लिए दूसरे पर आश्रित थे। यानी कह सकते हैं इनकी आबादी सर्वहारा वर्ग की लगभग 90% थी। सर्वहारा और मध्यम वर्ग 90% थे। वह उनके पास सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकारों का अभाव था। संसाधनों पर उनका नियंत्रण नहीं के बराबर था। यानी कह सकते हैं 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति रही उसके पीछे सबसे बड़ा कारण सामाजिक विषमता रही। क्या रही? सामाजिक, यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति सामाजिक विषमता उसके मूल में रहा। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पीछे सबसे बड़ा कारण सामाजिक विषमता है। क्या रहे? सामाजिक विषमता रही। अब हम सेकंड स्टेप में चलते हैं। अब जो फ्रांस का शासक वर्ग था वह दैवीय निरंकुश अधिकारों से लैस था। दैवीय निरंकुश अधिकार क्या होते हैं? क्यों आपसे पूछा जाए दैवीय निरंकुश अधिकार क्या होते हैं तो आप बेटा आप इसको ऐसे डिफाइन करिए, यानी शासक वर्ग कहे मेरा चयन जनता की भलाई के लिए हुआ है, जनता ने मेरा चयन नहीं किया है, अब ईश्वर ने किया है। ऐसी व्यवस्था दैवीय निरंकुशता की व्यवस्था होती है। यानी लुई 14वां कहें, लुई 16वां कहें, लुई 15वां कहें, 16वां कहें, सारे शासक दैवीय निरंकुशता के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। और थैंक यू। और दूसरा चीज कहा जाए एक इसका उदाहरण दैवीय निरंकुशता का एक और मिलता है। लुई 14वां का एक कथन है, मैं सोचता हूँ मैं ही राज हूँ। क्यों? पीछे या किसने कहा था? मैं सोचता हूँ मैं ही राज हूँ। किसने कहा था? इधर लुई किसने कहा था? मैं सोचता हूँ मैं ही राज हूँ। किसने कहा था? लुई 14वां। किसने कहा था? और मेरे द्वारा कहे गए सब सही अर्थों में कानून है। यह किसने कहा था? लुई 14वां। यानी कह सकते हैं लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां फ्रांस में निरंकुश शासक थे और उन्होंने जिस शासन का सूत्रपात किया वह उससे आम जनता का शोषण बढ़ता है। आप लुई 16वां को ले लीजिए। लुई 16वां के समय फ्रांस में अकाल पड़ा हुआ था और उसकी पत्नी वहां की जनता ने कहा गिव मी ब्रेड, मुझे रोटी दो। तो उन्होंने कहा रोटी की क्या जरूरत है, ब्रेड जाकर के खा लो, जाकर के खा लो। मेरी अंतोनुइट क्या बयान था? यानी मेरी अंतोनुइट इस तरह का वह बयान देती थी। क्या करते थे? मेरी अंतोनुइट इस तरह का बयान देती थी। यानी आप कह सकते हैं फ्रांस में जो शासक वर्ग था वह दैवीय निरंकुशता से परिपूर्ण था। अपने दैवीय अधिकारों के माध्यम से वह आम जनता का क्या करता था? शोषण करता था। क्या करता था? शोषण करता था। यानी फ्रांस की आम जनता का शोषण करता। यानी फ्रांस में शासक वर्ग थे दैवीय निरंकुश अधिकारों से लैस थे। दैवीय निरंकुशता की नीति ने फ्रांस में क्रांति का माहौल तैयार किया। बैठे। अब तीसरा कारण क्या था? चर्च का अधिकार। चर्च क्या है? क्यों बेटा चर्च क्या है? चर्च का आशय क्या है? चर्च एक धार्मिक एवं पवित्र संस्था कहा जाता है। जब फ्रांस में दैवीय निरंकुश शासन था तो चर्च को बहुत ज्यादा अधिकार मिले थे। चर्च को क्या अधिकार मिला था? शिक्षा संबंधी अधिकार था, कर लगाने का अधिकार था और चर्च को भूमि अधिग्रहण का अधिकार था। यानी चर्च को
व्यापक अधिकार मिले हुए थे। क्या मिले हुए थे? व्यापक अधिकार मिले हुए थे। यानी आप कह सकते हैं, देख सकते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस में चर्च आधारित व्यवस्था थी। चर्च आधारित व्यवस्था ने आम जनता में आक्रोश को उत्पन्न किया। क्या किया? आम जनता में आक्रोश को उत्पन्न। यानी आप देख सकते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने के पीछे वहाँ की सामाजिक दशा उत्तरदायी है, चर्च की व्यवस्था तो उत्तरदायी है, और इसके साथ साथ आप दैवीय निरंकुशता की नीति उत्तरदायी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इधर सबसे महत्वपूर्ण कारक है दोषपूर्ण कर प्रणाली। क्या कारण उत्तरदायी है? दोषपूर्ण प्रणाली। दोषपूर्ण कर प्रणाली। दोषपूर्ण कर प्रणाली मतलब क्या है? अमीर वर्ग कर को नहीं देता था, सामंत कर को नहीं देते थे। कर कौन देता था? जनता देती थी। बोला किसान देते थे, श्रमिक देते थे। यानी जो धनी वर्ग है उसके सारे कर माफ हैं, और गरीब वर्ग को कर देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? कर देना पड़ता था। यानी आप कह सकते हैं फ्रांस की जो 1789 की जो क्रांति रही उसके पीछे वहाँ की सामाजिक विषमता मूलक स्थिति को देख सकते हैं, और दूसरा कारण के रूप में दैवीय निरंकुशता की नीति, शासकों की दैवीय निरंकुशता की नीति को देख सकते हैं, चर्च की दोषपूर्ण प्रणाली को देख सकते हैं, और इसके साथ साथ 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति होती है उसके पीछे वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, और इसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था पर चर्च का अधिकार था। इन परिस्थितियों को देखा जा सकता है। और जो सबसे जो तत्कालिक कारण 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का रहा वह बास्तिल के किले का पतन रहा। क्या रहा? बास्तिल के किले का पतन रहा। यानी 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति एक दुर्ग है, 14 जुलाई 1789 को वहाँ की जनता दैवीय निरंकुश शासन, सामाजिक विषमता और चर्च के बढ़ते प्रभाव से पीड़ित होकर के आम जनता सड़कों पर कूदी, और 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले को ढा दिया। यही 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का कारक देखा जाता है। और फ्रांस सब विद्वानों ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को यह कहा यह बौद्धिक क्रांति। कैसी क्रांति? बौद्धिक क्रांति। क्योंकि इसका आधार कौन तैयार किया था? दार्शनिकों ने तैयार किया था, फिलासफरों ने तैयार किया था। उन दार्शनिकों में सबसे बड़ा महान नाम है जीन जैक्स रूसो। किसका नाम है? जीन जैक्स रूसो। रूसो फ्रांस के महान दार्शनिक थे, और उन्हें फ्रांसीसी क्रांति का मसीहा कहा जाता है। एक स्विट्जरलैंड के गरीब परिवार में इसका जन्म होता है, और रूसो का बयान था, यानी रूसो कहता था मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, उसके पांव जंजीरों में जकड़े होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है रूसो एक ऐसे, रूसो के विचार, रूसो के सिद्धांत का प्रभाव पूरे फ्रांस की जनमानस में पड़ा। आप लोग बैठे, फ्रांस की जनमानस में पड़ा। यानी आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं रूसो को सही अर्थों में फ्रांसीसी क्रांति का मसीहा कहा जाता है। और रूसो ने जो नारा दिया स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यानी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या भाईचारे का नारा दिया, वही आगे चल करके फ्रांसीसी क्रांति का नारा बनता है। यानी आप देख सकते हैं रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का फादर कहा जाता है, रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का पिता कहा जाता है। रूसो के बारे में महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने एक शब्द कहा था, रूसो फ्रांसीसी क्रांति का मसीहा था, यदि रूसो नहीं होता फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती। यानी आप कह सकते हैं रूसो एक बौद्धिक पक्ष को उजागर करता है। रूसो की दो रचनाएं थी, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहती है, एक एमिल, उन्होंने ग्रंथ लिखा था। यानी रूसो के बारे में कहा जा, रूसो सही अर्थों में एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने चर्च की बुराइयों को जनता के सामने लाया, दैवीय निरंकुशता की नीति को आम जनता के सामने लाया, और फ्रांसीसी समाज में बढ़ते शोषण के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। यानी रूसो सही अर्थों में
फ्रांस की क्रांति को पृष्ठभूमि को तैयार किया। रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का मसीहा कहा जाता है। रूसो ने जो नारा दिया था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, वही चल करके आगे चल करके फ्रांसीसी क्रांति का नारा बनता है। रूसो के बाद दूसरे बड़े दार्शनिक थे, वह दार्शनिक का नाम है आपका मॉन्टेस्क्यू। क्या नाम है? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के महान दार्शनिक थे और उन्होंने अपनी दो रचनाएं जो उनकी रही, जो द पर्शियन लेटर उन्होंने किताब लिखा था और द स्पिरिट ऑफ लॉ, उनके दो ग्रंथ, दो कृतियां रही और इसके माध्यम से चर्च का राजनीति और न्यायालय में बढ़ते हस्तक्षेप पर अंकुश लगाने का कोशिश किया। यानी आप देख सकते हैं मॉन्टेस्क्यू जिसे फ्रांसीसी क्रांति में एक मूल स्थान प्राप्त है और मॉन्टेस्क्यू ने अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से चर्च का राजनीति और न्यायालय में बढ़ते हस्तक्षेप पर अंकुश लगाने की कोशिश किया। यानी आप बता सकते हैं मॉन्टेस्क्यू ने पृथक्करण का सिद्धांत का जन्म दिया। और तीसरे जो दार्शनिक थे वोल्टेयर साहब, वोल्टेयर सही अर्थों में फ्रांसीसी क्रांति के विचारों के दर्पण थे, पेशे से कवि थे और कहा जाता है वह एक साहित्यकार थे। उन्हें फ्रांसीसी क्रांति का दर्पण भी कहा जाता था और वो बाकायदे कुछ विद्वानों ने कहा है इन्होंने अपने साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से और फ्रांस की जो सामाजिक विषमता थी, सामाजिक स्थिति थी, उसको जनता के सामने लाता है। और आज भी विद्वान कहते हैं साहित्य किसी भी समाज का दर्पण होता है। आज इसको सिद्ध करने पर लगे हैं, साहित्य विचार समाज का दर्पण नहीं होता है, विचारों का दर्पण होता है। हमारे विद्वान साथी हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक ऐसे बातें सेमिनार में गए हुए थे, उनसे मेरी चर्चा होने लगी तो उन्होंने कहा कि साहित्य जो है जो समाज का दर्पण नहीं या विचारों का दर्पण है। उस पर थोड़ा सा 2-3 मिनट हम लोग की उनसे बात हुई। फिर बाद में जा करके भाई उनके भी आर्गुमेंट कुछ और थे, हम लोग के भी आर्गुमेंट कुछ और थे। यानी आप देख सकते हैं, ये आप बता सकते हैं रूस वोल्टेयर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से फ्रांसीसी समाज और उसकी विषमता को जनता के सामने लाता है। और इसके साथ साथ एक आखिरी दार्शनिक है, उनका नाम है दिदरोट। क्या नाम है? दिदरोट। दिदरोट ने एक ग्रंथ लिखा था। वह ग्रंथ क्या लिखा था? विश्वकोश। क्या लिखा था? विश्वकोश। और विश्वकोश के माध्यम से वहाँ की फ्रांस की विषमता मूलक समाज, चर्च और दुनिया के सामने जो भी समस्याएं थी उसको सामने उजागर कर निसंदेह दिदरोट के द्वारा लिखित इनसाइक्लोपीडिया फ्रांसीसी का प्रभाव पूरे फ्रांसीसी जनमानस में पड़ा। यानी आज हम पहले चरण के तहत फ्रांसीसी क्रांति के कारक पर प्रभाव विचार किया गया है। हम दूसरे चरण में फ्रांस की क्रांति और उसके बाद की स्थिति पर देखेंगे। फिर हम डायरेक्टरी शासन और वैश्विक महत्व को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मेरे 13-14 पेज के इसमें आर्टिकल भी हैं, ये उस पर विश्वविद्यालय पोर्टल पर मेरे द्वारा लिखा गया, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। यानी फ्रांसीसी क्रांति पर एक हमारे सर थे, बहुत ज्ञानी पुरुष थे, अक्सर फ्रेंच रेवोल्यूशन पर उनकी कई किताबें भी रही, उस पर थोड़ा बहुत हम लोग उनसे सीखने का मौका है। प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा साहब, बड़े इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे लाल बहादुर वर्मा साहब। एक फारूकी साहब हुआ करते थे, वहाँ पर ये सबका वर्ड हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पकड़ थी। यानी आज हम लोग जिस चीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं वह विषय वस्तु है फ्रांसीसी क्रांति का कारण। देखिए 14 जुलाई 1789 की फ्रांसीसी क्रांति होती है और यह जिस समय क्रांति हुई उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का को हम फ्रांस की क्रांति नहीं कहते हैं, अपितु यूरोप की क्रांति कहते हैं। यूरोप की क्रांति नहीं कहते हैं, अपितु विश्व की क्रांति कहते हैं। यानी 1789 की क्रांति कैसी क्रांति? वैश्विक क्रांति। कैसी क्रांति? वैश्विक क्रांति। एक तो यह पृष्ठभूमि है और दूसरा चीज है 1789 की क्रांति कैसी क्रांति? इसका आधार दार्शनिकों ने तैयार किया था या बौद्धिक क्रांति। कैसी क्रांति? बौद्धिक क्रांति। और बौद्धिक क्रांति के माध्यम से चर्च की बुराई और
निरंकुश शासन प्रणाली को आम जनता के सामने लाया। और तीसरी चीज क्या थी? 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी वह मध्य वर्ग अथवा सर्वहारा वर्ग की क्रांति। कैसी क्रांति? मध्य वर्ग अथवा सर्वहारा वर्ग। अब हम इसके 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति रही, यदि हम इनके कारणों पर हमें अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर सबसे बड़ा कारण सामाजिक विषमता को देखा जाता है, दोषपूर्ण कर प्रणाली को देखा जाता है, इसके साथ साथ दैवीय निरंकुश शासन की नीति को देखा जाता है, और इसके साथ साथ दुनिया में जो राष्ट्रवाद की भावना जगी और उस राष्ट्रवाद की भावना को हम देख सकते हैं। और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में दैवीय निरंकुश शासन का अंत किया, लुई 16वें का शासन का अंत किया और दुनिया को स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का संदेश दिया। यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति यह दुनिया को स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, भाईचारा क्या है, इसके पाठ को पढ़ाया। यानी आप देख सकते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत दिया जो आज भी किसी न किसी रूप में जीवित है। फिलहाल आज के पहले लेक्चर के दौरान इतना।